सबसे बड़ी विशेषता निशा निमंत्रण की यह है कि इसमें घना विषाद है, जिसे कवि ने उन गीतों में बंदी सा कर दिया है। बंगाल के चंद्रशेखर ने भी अपनी पत्नी की मृत्यु पर गद्य में एक कृति प्रस्तुत की थी, पर निशा निमंत्रण उद्भ्रांत प्रेम से कहीं अधिक प्रभावशाली रचना है। एकांत संगीत में कवि एकाकी मन का अनुभव करता है और उसमें अभाव का स्वर बार बार लरजता है। एकांत संगीत के गीत मनुष्य के क्षोभ के गीत हैं। उसकी विवस्था के गीत पर कवि अदृश्य सा सामना करने हेतु कटिबद्ध है। इन दोनों रचनाओं में बचे हुए क्रंदन को कवि ने आकुल अंतर में व्यक्त किया है। वह दुखी होकर कहता है कि जीवन का ये प्रश्न पलट मन हलाहल एक विचार प्रधान रचना है जो कवि के हृदय मंथन का परिणाम है। चिरंतन उसकी दृष्टि में कुछ नहीं, नाश ही चिरंतन है। इसके पश्चात शतरंगिणी। शतरंगिणी में प्रेम का आमंत्रण, आकर्षण और उपलब्धि नए प्रकार से है। यह सोचकर कि जो मकान ढह गया सो ढह गया, जो लो बुझ गई सो बुझ गई, जो उद्यान सूख गया सो सूख गया, वह इनके लिए व्यर्थ सोच नहीं करना चाहता। प्रणय की दुर्निवार पुकार सुनने के लिए कवि बैठा है। दुख की अतिशयता से जैसे निशा निमंत्रण की सृष्टि हुई और मुखाधिक्य से वैसे ही मिलन यामिनी की। मनुष्य के हृदय की दो तीव्रतम वृत्तियों की प्रतिनिधि ये दोनों कृतियां अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से सफल है। मिलन यामिनी में भावों की गहराई देने के लिए प्रकृति को न केवल उद्दीपनकारी रूप में चित्रित किया गया है, अपितु उसे भी श्रृंगार करते और संयोग के लिए उत्सुक होते दिखाया गया है। प्रणय पत्रिका का नामकरण विनय पत्रिका का आधार पर हुआ है। जैसे विनय पत्रिका का मूल स्वर भक्ति का है, वैसे ही प्रणय पत्रिका का मूल स्वर प्रेम का है। प्रेम को इस ग्रंथ में एक महती प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी गीत प्रेमिका के प्रति सम्मान, आकर्षण, उत्साह, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण की भावना से युक्त है। परिणाम यह हुआ है कि जीवन का पात्र आनंद के रस से छलक उठा है। बंगाल का काल बच्चन की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है, जहाँ वे अकाल को अपनी रचना का वर्ण विषय बनाते हैं और मुक्त छंद में नवीन चेतना की झंकार उत्पन्न करते हैं। समानता के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति को सामने रखते हुए कवि ने भूखे व्यक्तियों में असंतोष, साहस और क्रांति के भावों को भरने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार महात्मा गांधी की मृत्यु पर एक साहित्यकार की मानसिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए बच्चन ने 200 से ऊपर पद्य लिखे, जो खादी के फूल और सूत की माला में संग्रहित हैं। 1957 के पश्चात बच्चन जी की 5-7 कृतियाँ और प्रकाशित हुई, जिनमें मन की तन्मयता का अभाव है और वे साधारण विषयों में प्राय साधारण ढंग से उलझ कर रह गए। धार के इधर उधर ऐसी रचना है। आरती और अंगारे भी इसी प्रकार की रचना है। बुद्ध और नाच घर में वे विश्वासघाती मित्रों पर बिगड़े हैं। इन रचनाओं में कवि और काव्य के प्रति इनका दृष्टिकोण ही बदल गया है। उन्होंने लिखा है, पर ये घूम फिर कर करते हैं अपनी ही बात, कवियों की कौम होती है बड़ी बदजात, कवि होता है नबी उपदेश देने से नहीं चूकता, पड़ जाती है बान अंत में थोड़ा सा व्याख्यान। बच्चन की प्रतिभा देखी जाए तो मूल रूप से गीतात्मक है। गीति काव्य के लेखकों में जो सुबोधता उनकी रचनाओं में पाई जाती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। संक्षिप्तता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, प्रतीकात्मकता, ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं एक अच्छी गीति काव्य का प्रमाण होती है और वे हमें बच्चन के काव्य में देखने को मिलती है।
हिंदी के छंदों के अतिरिक्त उन्होंने उर्दू के बहुत से छंदों को अपनाया। उनको गीतों में ध्वनि का सौंदर्य तो नहीं, पर एक प्रकार की गूंज की मधुरता है जो अंतःकरण में देर तक मंडराती है। कवि अनुप्रास, कवि कुछ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों की आवृत्ति से ही वे गूंज की सृष्टि करते हैं। मुक्त छंद की रचनाओं में प्रवाह की रक्षा सभी स्थानों पर नहीं हो पाई है। इस प्रकार बच्चन की रचनाएं एक विशेष ढंग की रचनाएं हैं। वे छायावाद और नए युग के बीच की एक कड़ी के रूप में रहे हैं। इस युग में धरती के जीवन के निकट यदि कोई कवि हैं तो वे बच्चन ही हैं।